नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। जम्मू कश्मीर हमेशा से ही देश और विदेश के लिए सुर्खियों में रहा है, लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही नए कश्मीर की चर्चा शुरू हुई। अब बात विकास की हो रही है। जिला विकास परिषद चुनावों की कामयाबी हो, उसका बढ़ाया गया बजट हो, या फिर आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी हो, आतंक के खिलाफ कड़े फैसले हों, या रोजगार और पर्यटन को लेकर योजनाएं हों, दिल्ली से जम्मू कश्मीर की दूरी कम करने की कोशिश की जा रही है और इसे धार और रफ्तार देने में जुटे हैं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। और उन्हीं से आज खास बातचीत हम नए जम्मू कश्मीर पर करने वाले हैं। मनोज सिन्हा जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जी न्यूज़ पर, और आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। मनोज सिन्हा जी, पहला सवाल तो सर बहुत सिंपल और स्ट्रेट है सर। जम्मू कश्मीर और दिल्ली के बीच की दूरी, या फिर कहें जैसा प्रधानमंत्री ने कहा दिल की दूरी, ये दिल्ली की दूरी, दिल की दूरी, ये जो आपकी 24 जून को मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री जी के साथ, कितनी कम हुई है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की कही हुई बात पर प्रतिक्रिया देने का मेरा कोई हक नहीं है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि वहां बैठक में मौजूद लोगों ने समझा होगा। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की आवाम के दिलों में यहाँ के प्रशासन ने अपनी जगह बनाई है और उस दूरी को हमने कम किया है और उनसे सीधा संवाद हम स्थापित कर रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि जब मैं वहाँ से चला था दिल्ली से जम्मू कश्मीर के लिए, तो प्रधानमंत्री जी ने 2 ही निर्देश दिए थे। एक, आवाम से संवाद लगातार जारी रहे। दूसरा, पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करो। तीसरा, सामान्य रूप से लोगों की रोजमर्रा की तकलीफें न्यूनतम हो, इसका प्रयास करना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात को बताते हुए कि यहाँ की आवाम के हक में अनेक ऐसे फैसले हमने किए हैं कि लोग महसूस कर रहे हैं कि एक बेहतर व्यवस्था की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पिछले दिनों चुनाव हुए और मैं कह सकता हूं कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। डीडीसी के चुनाव कराए गए और लंबे समय बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हिंसा मुक्त फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए। अनेक लोग मुझसे मिलते हैं, कहते हैं साहब ऐसा चुनाव हमने देखा ही नहीं। बिना एक बूंद रक्त के गिरे हुए ऐसे इलाकों में, जिन इलाकों की चर्चा दूसरे कारणों से होती थी, वहां भी भारी संख्या में मतदान हुआ। 107 साल की बुजुर्ग महिला से लेकर के तमाम नौजवानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और केवल ये चुनाव हमने नहीं कराए, हमने उस प्रोसेस को अंजाम तक पहुंचाया है। फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज तीनों उनको उपलब्ध कराया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का जो बजट होता है वो वाइड कंसल्टेशन के आधार पर पंचायतों में, ब्लॉक में और डीडीसी के मेंबरान के साथ चर्चा करके इस बार हर जिले का डिस्ट्रिक्ट बजट हमने बनवाया है। और पिछले साल की तुलना में अगर आप देखेंगी तो 2 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि जो बात प्रधानमंत्री जी ने संकेत में कहा था, उसको जमीन पर उतारने की कोशिश की जा रही है। और रही बात दिल्ली की बैठक की, तो मैं समझता हूं कि ये कोई अचानक नहीं हुआ। ये प्रक्रिया, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी का जिस प्रकार का विश्वास है, वो प्रक्रिया पहले ही यहाँ शुरू कर दी गई थी। और मैं मानता हूं कि उसी का एक्सटेंशन दिल्ली की बैठक है। आपने भी, अब हम जिस मीटिंग को लेकर बात कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन कुछ दिन पहले गुपकार का जो स्टेटमेंट आया, और मैं उस स्टेटमेंट को एग्जैक्टली कोट कर रही हूँ, उसमें ये कहा गया कि ऑल द मेंबर्स ऑफ पीएजीडी यानी गुपकार अलायंस के एक्सप्रेस देयर डिसअपॉइंटमेंट एट द आउटकम ऑफ द दिल्ली मीटिंग, यानी उन्हें मायूसी हुई है जो आउटकम रहा दिल्ली मीटिंग का, स्पेशली विद द लैक ऑफ सीबीएम्स यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो थे उन्हें लेकर डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जैसे कि रिलीजिंग पॉलिटिकल एंड अदर प्रिजनर्स फ्रॉम जेल्स एंड टेकिंग स्टेप्स टू एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ सप्रेशन।
उन्होंने ये भी कहा कि दिस वुड हैव इनिशिएटेड द मच नीडेड प्रोसेस ऑफ रीचिंग आउट टू द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर हु आर द बिगेस्ट स्टेक होल्डर्स। तो मायूसी की बात की, निराशा की बात की, सीबीएम्स में जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स है उन्हें रिलीज किए जाने की बात की, जनता के प्रति कदम उठाने की बात की। जनता के लिए जो कदम है वो आपने उनका जिक्र किया है, लेकिन पॉलिटिकली स्टेटमेंट पर आप क्या कहेंगे, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है? नहीं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करना चाहूंगा। चूंकि आपने प्रश्न पूछा है, वैसे राजनीतिक सवालों पर मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और आधिकारिक रूप से कहना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर के किसी जेल में एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है। मैं उसे दोहरा रहा हूं, आप इसे नोट करिए कि पूरे जम्मू कश्मीर के किसी जेल में एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर बंदी नहीं है। हाँ, कुछ लोग बंद हैं, वो अंडर ट्रायल है। अगर कोई टेरर फंडिंग में बंद है, उसे कुछ लोग पॉलिटिकल प्रिजनर मानते हैं, तो मैं समझता हूं कि कानून अपना काम करेगा। कोई देश विरोधी गतिविधि में बंद है, उसको कोई अगर पॉलिटिकल प्रिजनर मानता है, तो मैं समझता हूं कि प्रिजनर्स की दो कैटेगरी होती है। मैंने आपसे पहले कहा कि पॉलिटिकल प्रिजनर कोई भी जेल में नहीं है। जहां तक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का सवाल है, मैं समझता हूं कि उस पर लंबे समय से काम हो रहा है और कुछ लोगों का विश्वास हो या न हो, आवाम का विश्वास है और आवाम मानती है कि बेहतर दिशा में जम्मू कश्मीर आगे जा रहा है। आप कह रहे हैं बेहतर दिशा में जम्मू कश्मीर आगे जा रहा है, लेकिन जो गुपकार अलायंस है वो ये कह रहा है कि परिसीमन के बाद पहले स्टेटहुड होना चाहिए, फिर चुनाव होना चाहिए। हमने केंद्र के स्टैंड को जितना समझा है, और आप हमारे साथ हैं और आप मुझे दुरुस्त भी कर दीजिएगा सर, हमने ये समझा है कि पहले परिसीमन है, फिर चुनाव है और उसके बाद स्टेटहुड है जब सही टाइम आए। आप इस पर क्लैरिटी दीजिए कि गुपकार की तरफ से तो चुनाव से पहले स्टेटहुड है, केंद्र की क्या प्लान है, केंद्र का क्या कुल मिला के ये स्टेटहुड कब है जम्मू कश्मीर के लिए? मैं आपको दो बात बताता हूं। एक तो उस मीटिंग में अनेक राजनीतिक दलों के लोग थे और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया को भी मुझे लगता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको याद होगा, पिछले साल 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री जी ने जब देश को संबोधित किया था लाल किले की प्राचीर से, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। देश के गृह मंत्री जी ने जब देश की संसद में जम्मू कश्मीर से संबंधित विषय पर अपना वक्तव्य रखा था, तो उन्होंने संसद को भरोसा दिया था कि जम्मू कश्मीर को एप्रोप्रिएट टाइम पर स्टेटहुड दिया जाएगा। अब विधानसभा के चुनाव कब होंगे, मैं समझता हूं कि मैं उचित व्यक्ति नहीं हूं इस पर जवाब दूं। इस देश में संविधान सर्वोपरि है। देश में कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं और उन संवैधानिक संस्थाओं के बारे में टिप्पणी करने का हक किसी को नहीं है। इस देश के चुनाव आयोग, देश की न्यायपालिका, मैं समझता हूं कि वो किसी के कहने और न कहने से उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं उठने वाला है। देश में नहीं, दुनिया में उसकी ख्याति है। तो चुनाव कब होंगे ये तय इलेक्शन कमीशन करेगा। जो प्रक्रिया है, अभी कुछ दिन पहले ही, अभी कल ही लोग गए हैं, डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ आया था। 4 दिन व्यापक दौरा उन लोगों ने किया है, विभिन्न स्थानों पर गए हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग, डिफरेंट स्पेक्ट्रम के लोग, डिफरेंट सोसाइटी के लोग मिल करके उन्होंने अपनी बात कही है। और आज एक अधिकृत बयान परिसीमन आयोग की अध्यक्षा सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई जी का अखबारों में आया है, आप कृपा करके पढ़िए। और उसने बहुत क्षीर और नीर विवेक के साथ सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि यहाँ के आवाम में, यहाँ के सामान्य लोगों में कोई संदेह नहीं है। अब जानबूझ करके अगर किसी के मन में संदेह है तो शायद उसे दूर नहीं किया जा सकता। मनोज सिन्हा जी, आपने अभी परिसीमन कमीशन का जिक्र किया। एक आरोप जो पीडीपी की तरफ से लगा वो ये भी रहा सर कि ये जो कमीशन है ये एक पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है, एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा को आगे बढ़ा रहा है। सीधे तौर पर निशाना बीजेपी की तरफ था, उस पर आप क्या कहेंगे? इस देश में आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन मुझे लगता है कि
चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर इस देश में सवाल नहीं उठा है और चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त उस डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग भारत के संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, जो लोग देश के चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को पिछले अनेक वर्षों से देख रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये नैतिक हक है कि वो आरोप लगावे। और देश को भरोसा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा है कि परिसीमन आयोग अपने वैधानिक दायरों में उचित और सही कार्रवाई करेगा। लेकिन महबूबा मुफ्ती की तरफ से आपने कहा कि आरोप लगाना नहीं लगाना वो किसी और का प्रेरोगेटिव है, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने तो ये भी कहा कि उनकी पार्टी क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन से नहीं मिली तो उनकी बूढ़ी मां को नोटिस भेज दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी और एनआईए का इस्तेमाल किया जा रहा है निजी स्कोर सेटल करने के लिए। इस देश में लंबे समय से इस तरह के आरोप लग रहे हैं और मैं उन लोगों का नाम नहीं गिनाना चाहता हूं। ऐसे 20-25 लोगों का नाम आप जानती हैं जिनके खिलाफ ईडी और एनआईए ने साक्ष्य और सबूतों के आधार पर कार्रवाई की है। ये स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं और मुझे लगता है कि अगर किसी के खिलाफ सबूत है तो इन एजेंसियों को जांच की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। आप जांच की आज़ादी की बात कर रहे हैं सर, लेकिन जो कमीशन है उसे लेकर भी पीडीपी की तरफ से ऐतराज था। उन्होंने ये कहा कि संवैधानिक और वैधानिक वैधता नहीं है इस कमीशन की। आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आगे की एक्सरसाइज तो इसी कमीशन और इसके फाइंडिंग्स और इसके डिसीजंस पर है। देखिए, एक बात समझिए, मैं अगर कहूं कि चुनाव आयोग संवैधानिक नहीं है तो मेरे कहने से माना जाएगा या भारत के संविधान में जो कुछ लिखा उसके अनुसार चलेगा? तो परिसीमन आयोग वैधानिक है या नहीं है, मुझे लगता है कि ये किसी को तय करने का अधिकार नहीं है। देश की पार्लियामेंट ने, जो मैं समझता हूं कि सर्वोच्च संस्था है लोकतंत्र की, उसने एक्ट बनाया है डिलिमिटेशन का और उसको जो लोग उसके सदस्य रहे हैं, मैं समझता हूं कि थोड़ा उनको अध्ययन करना चाहिए कि डिलिमिटेशन एक्ट देश की पार्लियामेंट ने बनाया है, वो कैसे असंवैधानिक हो सकता है। पाकिस्तान का यहाँ पर एक जिक्र करना चाहती हूँ क्योंकि जो पार्टियां हैं जम्मू कश्मीर की और ख़ास तौर पर महबूबा मुफ्ती, वो पाकिस्तान का राग अलापती आई हैं और खैर वो अकेली भी नहीं है, और भी है उनके साथ। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? और साथ ही यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहती हूँ 7 जुलाई को जो इन्फिल्ट्रेशन बिड हुई जिसे हमारे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। इस तरह की घटनाओं के बावजूद, इस तरह के नापाक इरादों के बावजूद, ये जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं और ये कहते हैं कि सारे स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है, जो कि पाकिस्तान को भी एक स्टेक होल्डर मानते हैं, पता नहीं किस आधार पर, उनको आप किस तरह से कन्विंस करेंगे सर? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे तो चैलेंज आप ही के लिए है। मैं कोई चैलेंज नहीं मानता हूं, आपको स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं यहाँ के लोगों के मिजाज को समझ रहा हूँ, यहाँ की आवाम की बात मैं समझ रहा हूँ, उनके दिल में क्या है वो मैं समझ रहा हूँ। और यहाँ के लोग अब इन खोखले नारों से बाहर निकल करके नया जम्मू कश्मीर देखना चाहते हैं, जहाँ शांति हो, सुरक्षा हो, विकास के अवसर उपलब्ध हो, रोजगार के अवसर उपलब्ध हो, आर्थिक समृद्धि हो। इसलिए मैं आपको भरोसे से कहना चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम दूसरी दिशा में सोच रही है। और दूसरी बात कि भारतीय सुरक्षा बल समर्थ हैं किसी भी इन्फिल्ट्रेशन को पूरी तरह से नाकाम करने में। और मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत एक सक्षम और समर्थ राष्ट्र है, किसी भी बाहरी चुनौती का सामना करने में हम पूरी तरह से सक्षम हैं। कोई इस तरह की नापाक हरकत किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा, जम्मू कश्मीर कैसे चलेगा, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, जो अपने देश के अंदर की व्यवस्था अच्छे ढंग से चला सकता है, अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए चला सकता है। हमें किसी दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं। आप कह रहे दूसरे की सलाह की जरूरत नहीं है, लेकिन जब इस तरह की सलाह उन लोगों से आती है जो जम्मू कश्मीर में ही बैठे हैं, शायद आप जहां बैठे हैं वहां से ज्यादा दूर नहीं है, 5 मिनट में आप उनके घर पहुंच जाएंगे। आपने क्योंकि सुरक्षा बलों का जिक्र किया, मैं भी आऊंगी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है जम्मू कश्मीर की, उन्होंने ही सवाल भी पूछा। उन्होंने कहा कि ये उनका जुलाई 2 का ट्वीट है, 2 जुलाई का ट्वीट है। उन्होंने ये कहा कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं डेली बेसिस पर जम्मू कश्मीर में, बट व्हेन लेजिटिमेट क्वेश्चंस आर रेज्ड द सिक्योरिटी फोर्सेस मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल।
कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अकाउंटेबल, उनकी जवाबदेही की बात महबूबा मुफ्ती इस ट्वीट में कर रही हैं। आगे वो कहती हैं, द पेरेंट्स ऑफ द 17-year-old माइनर किल्ड इन कुलगाम गन फाइट क्लेम दैट ही वाज एन इनोसेंट सिविलियन। मैं आपको एक बात बताता हूं कि पिछले 11 महीनों में एक भी सामान्य नागरिक सुरक्षा बलों की गोली का शिकार नहीं हुआ है, और हमने फोर्सेस को निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी इस तरह की जहां भी घटना हो रही है, सामान्य आदमी को कोई किसी भी तरह से चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं जान जाने की बात दूर, किसी को लाठी चलाने की भी इजाज़त हमारी ओर से नहीं है। और दूसरी बात, जहां ये इनकाउंटर्स हो रहे हैं टेररिस्ट के, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश होती है कि उनके पेरेंट्स को, उनके माँ बाप को बुलाएं, और अंतिम समय तक हम कोशिश करते हैं कि इन नौजवानों को जो भटक गए हैं, कुछ लोगों के बहकावे में भटक गए हैं, उनको वापस लाएं, मेन स्ट्रीम में लाएं। उस बच्चे के भी माता पिता को बुला करके पुलिस ने कोशिश की थी कि वो वापस निकल आए, लेकिन वो नहीं आया। तो मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं कि फोर्सेस पूरी तरह से रिस्ट्रेन कर रही हैं। आवाम पर, सामान्य आदमी पर किसी प्रकार का कोई जुल्म ज्यादती न हो, इसको पूरी तरह से मैं स्वयं देख रहा हूं। पिछले 1 महीने में 28 टेररिस्ट यहाँ के फोर्सेस ने मारा है। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में आतंकवाद की कोई हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और आतंकवाद के लिए अब इस जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं रहने दी जाएगी। आप जो कह रहे हैं आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो आंकड़े हैं वो इसकी तस्दीक करते हैं सर। पूरी तरीके से मैं मानती हूँ कि अगर नंबर ऑफ टेररिस्ट इंसिडेंट्स की बात करें, जो कभी 2019 में 594 होते थे, 2020 में वो गिरकर 244 हैं, और 2021 में अभी तक 15 मार्च के तक का डेटा अगर मैं अपने दर्शकों के सामने रखूँ तो वो 21 है। इसके अलावा जो स्टोन पेल्टिंग है, जो पत्थरबाजी की तस्वीरें हर शुक्रवार को आ जाती थी, आईसिस के झंडे दिखते थे, पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, 2020 में 327 रह गए, जबकि 2019 में 2009 रहा करती थी। तो पुरानी बात हो गई। लेकिन युवा अब भी बंदूक क्यों उठा रहा है? सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि एनकाउंटर्स हो रहे हैं जो इस बात की तो तस्दीक करते हैं। ये सच है, कुछ लोग हैं जो अभी भी गुमराह हैं, और हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि भारत इतना बड़ा संप्रभु राष्ट्र है कि उससे 100-200 लोग उस रास्ते से नहीं निपट सकते। हम नौजवानों को यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। मिशन यूथ के अंतर्गत हम कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के किसी भी युवा को ये न लगे कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हम उस काम में लगे हैं, जहाँ विकास को हम गति दे रहे हैं, वहीं युवाओं के रोजगार के लिए भी काफ़ी परिश्रम हम सब कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कई स्तरों पर हम ये कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई भी युवा भटकने न पावे। लेकिन कुछ ताकतें हैं, कुछ देसी भी हैं, कुछ बाहरी भी हैं, जो लोगों को गुमराह करती हैं, उनकी भावनाओं को भड़काती हैं और इस दिशा में उन्हें ढकेलती हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, अगर मैं सुरक्षा के लिहाज से आपसे पूछूं, सिक्योरिटी के लिहाज से, जम्मू कश्मीर आपको चुनाव के लिए कितना तैयार दिखता है? और जब मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ तो फिर से दोहरा रही हूँ, हम आपसे बेहतर कौन जानता है एनकाउंटर्स, हम लगातार ग्रेनेड अटैक्स को लेकर देखते हैं, हर हफ्ते कुछ ऐसी खबर आ जाती है, पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है। तो कितना कंड्यूसिव है ग्राउंड पर एनवायरनमेंट? ज्यादा इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अभी 3 महीना पहले ही चुनाव हुए हैं, 4 महीना पहले डीडीसी के। यहाँ के सारे मतदाताओं ने उसमें हिस्सा लिया है। मुझे लगता है विधानसभा के चुनाव में उससे ज़्यादा मतदाता हिस्सा नहीं लेंगे। और मैंने पीछे दोहराया कि बिना एक बूंद रक्त गिरे जम्मू कश्मीर की धरती पर ये चुनाव हुआ है। उत्साह से लोगों ने मतदान किया है। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने में हम सफल रहे हैं, और हम भरोसा दे सकते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों को और देश को भी कि जब भी चुनाव आयोग चुनाव की तिथियां तय करेगा तो निष्पक्ष चुनाव, बिना हिंसा के चुनाव कराने में हम पूरी तरह सक्षम हैं, समर्थ हैं। आप कह रहे हैं चुनाव कराने में बिना हिंसा के पूरे तरीके से आप सक्षम हैं, लेकिन एक क्रिटिसिज्म जो विपक्ष का रहा, अक्सर ये कहा जाता है और हम डिस्कशंस और डिबेट्स में बहुत सुनते हैं सर, वही मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ, कि ये कहा जाता रहा कि 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर में अमन चैन आ जाएगा।
क्या यही नया कश्मीर है जिसका सपना दिखाया गया था 370 हटाने से पहले? ये आपके विरोधी पूछते हैं। मुझे लगता है कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने खुद दिया है, और मैं आप ही के कथन से शुरू करता हूं कि स्टोन पेल्टिंग इतिहास की बात हो गई। आतंकवादी घटनाओं में लगातार गिरावट आती जा रही है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये कोविड की सेकेंड वेव आई है, उसके पहले अगर टूरिस्ट के आंकड़े आप देखेंगी तो शायद पिछले अनेक वर्षों में इतने टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं आए थे, खासतौर से कश्मीर डिवीज़न में, जो इस सीजन में आए। अब कोविड का सेकेंड वेव अब कमज़ोर हो गई है, लगभग हम विजय प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर 900-1000 लोग रोज़ यहाँ कश्मीर में आ रहे हैं। तो पूरे देश में एक संदेश है कि कश्मीर जाना पूरी तरह सुरक्षित है, लोग आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि टूरिस्ट की संख्या जो है रिकॉर्ड तौर पर दर्ज की और गई है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बात पूरी करें सर। और ये नया जम्मू कश्मीर जो आप देखना चाहती हैं, उसको इस तरह से देख सकती हैं आप कि यहाँ 2-2 एम्स, जम्मू के एम्स के पहले साल के बच्चे अभी ऋषिकेश एम्स में पढ़ रहे हैं, इस साल वो जम्मू आ रहे हैं पढ़ने। वो काम तेजी से चल रहा है। श्रीनगर एम्स का काम शुरू होने जा रहा है। साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर में इस दौरान बने हैं। अभी जेडमोर टनल और बनिहाल टनल पिछले 10 दिनों में चालू हुई है, जिससे बर्फ के दिनों में भी आवागमन अच्छा हो जाएगा। अनेक नेशनल हाईवेज 4 लेन सड़कें जम्मू कश्मीर में दिखाई पड़ रही हैं। कश्मीर कन्याकुमारी से रेलवे मार्ग से जुड़ने जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे ने 95% से ज़्यादा काम पूरा कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये नया जम्मू कश्मीर है। नया जम्मू कश्मीर वो होगा जहां इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने, भारत सरकार ने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी हमारे पास 20,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हैं। एक एक करके हमारी कमेटी ने स्वीकृति प्रदान करनी शुरू कर दी है। कुछ लोगों को हमने जमीन का अलॉटमेंट भी कर दिया है। और मैं कहना चाहता हूं कि हमने उम्मीद लगाई थी कि 25-30 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इंडस्ट्री उत्साह दिखा रही, जिस तरह की रुचि है इंडस्ट्री की, आज मैं अपने डेटा को परिवर्तित कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि 40-50 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 7-8 लोगों को रोजगार आने वाले 2 वर्षों में इस न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत मिलेगा। ये नया जम्मू कश्मीर है। सर, आपने जो डेटा रखा है वो अपने आप में काफ़ी इम्प्रेसिव है, और पूरे हमारे जो दर्शक होंगे वो भी मुस्कुरा रहे होंगे कि आप किस तरीके से ये जो सवाल पूछा जाता है कि यही है नया कश्मीर, जिसके एक पॉजिटिव पहलू को दिखाया नहीं जाता। इसीलिए सर आपको बुलाया बातचीत के लिए, ताकि इस तरह के सवालों का आपसे जवाब ले सके और आपकी योजनाओं के बारे में भी जान सके। हमने बीते दिनों में सर, आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, आपने 20,000 करोड़। मैं आपको एक सलाह देता हूँ। जी सर, बताएं। मैं आपको एक सलाह देता हूँ। आप अपनी टीम के साथ आइए, श्रीनगर आइए, अगल बगल गांव में जाइए, यहाँ के आम आदमी से बात करिए और उसकी राय को टेलीविजन पर दिखाइए। 1 करोड़ 30 लाख की आबादी में 5 लोगों की राय से देश को प्रभावित करना, मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। मुझे लगता है कि मेरी बात आप समझ रही होंगी। बिल्कुल सर, और हम ये बात समझते हैं, इसीलिए हमारी टीम्स जाती रहती हैं जम्मू कश्मीर। मैं भी ये जो कोविड मैनेजमेंट को लेकर मैं आपसे बात करूंगी, क्योंकि वहां पर जो वैक्सीन क्रांति देखी गई है वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है, उस पर मैं आऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरा एक सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर। एक तरफ बड़े इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, दूसरी तरफ बीते दिनों में ड्रोन अटैक देखा गया, जम्मू एयरबेस पर देखा गया, उसके बाद भी ड्रोन्स देखे गए। ये जो ड्रोन वॉरफेयर है, इसे आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? नहीं, ये पिछले 1 वर्षों से कई ड्रोन इस इलाके में दिखाई पड़े हैं। कुछ ड्रोन बीएसएफ ने मार गिराए थे और मुझे लगता है कि अभी तक ड्रोन से कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारे पास अभी हमने 3 दिन पहले ही सिक्योरिटी ग्रिड की मीटिंग करी थी। हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह से सक्षम हैं। हमारे जो इम्पॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं और ड्रोन से निपटने में मुझे लगता है कि हम समर्थ हैं और एडवांस टेक्नोलॉजी पर भी हम बहुत आगे तक काम कर चुके हैं। इसलिए मैं जम्मू कश्मीर को, देश को भरोसा देना चाहता हूं कि ड्रोन से कोई खतरा जम्मू कश्मीर को नहीं होगा।
मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, कोविड मैनेजमेंट को लेकर इंपॉर्टेंट सवाल है, खास तौर पर वैक्सीनेशन को लेकर कश्मीर सुर्खियों में रहा, पॉजिटिव सुर्खियों में रहा, आतंक से दूर। हमने ये भी देखा कि किस तरह देश के कई हिस्सों में वैक्सीन को लेकर हेसिटेंसी थी, लेकिन कश्मीर में हमने क्या देखा? कश्मीर में हमने देखी वैक्सीन क्रांति, जो कि अपने आप पे देश के दूसरे शहरों के लिए, दूसरे प्रशासनों के लिए एक मॉडल का भी काम कर सकता है। कैसे मुमकिन हो पाया ऐसा? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हेजिटेंसी यहाँ भी थी और केवल कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में नहीं, देश में भी थी और देश के बाहर भी थी। अमेरिका जैसे देश में भी हेजिटेंसी थी। और हेजिटेंसी हमारे यहाँ क्यों हुई, मुझे लगता है इस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। आपको ध्यान होगा, जब वैक्सीन आई थी किस तरह के लोग बयान दे रहे थे, वैक्सीन पर किस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे। मैं समझता हूँ कि देश इन बातों को बहुत ही सूक्ष्म ढंग से देख रहा है, लेकिन हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई और मैं अपने हेल्थ वर्कर्स, पूरे प्रशासन के साथियों का आभारी हूँ, पूरी जम्मू कश्मीर की टीम का आभारी हूँ, जिनके मेहनत और परिश्रम के कारण आज 96% वैक्सीनेशन हमारा हो गया है। 10 जिले हमारे 100% हो गए हैं, कोई 80-85, और वो भी मैं मानता हूँ कि कुछ डेटा का मिसमैच है। अदरवाइज कुछ हजार और वैक्सीन लगाने के बाद हम 100% पहला डोज एबव 45 के लोगों को पूरा करने में समर्थ हुए हैं। हमारे साथियों ने गुरेज जैसी जगह में जाकर के 15-20 किलोमीटर पैदल चलते हुए, बर्फ दोनों तरफ बर्फ थी, पैदल जाकर के हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों को वैक्सीन लगाई है। ऐसे सभी लोगों का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में एक गांव का जिक्र किया था, जहां 18 to 44 एज के ग्रुप के लोगों को भी 100% उस गांव में हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो जिस तरह से चुनाव का प्रबंधन होता है, इलेक्शन मैनेजमेंट होता है बूथ वाइज, उस तरह से स्ट्रेटजी बना करके हमने इस मैनेजमेंट को आगे बढ़ाया है। और मुझे खुशी है कि अपने सभी साथियों के, अपने सहकर्मियों के सहयोग से इस काम को, जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, पूरा करने में हम सफल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी। इस उम्मीद के साथ कि आप जो रफ्तार देने की कोशिश विकास को कर रहे हो, जिस तरीके से आपने यहाँ पर तथ्यों के माध्यम से जो नेगेटिव नैरेटिव है उसको काउंटर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एज अ मीडिया हाउस, एज अ रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म, हमारी जिम्मेदारी होती है सर सवाल पूछना। उन्हीं सवालों के जवाब मैंने आपके माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश की है। नमस्कार सर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.